कामिनी अपने बच्चों को उनकी दादी के घर ले जा रही थी। गर्मियों की छुट्टियां हो गई थीं। उनके बच्चे हर साल की तरह अपनी दादी के घर जाने के लिए तैयार थे। बड़ी ही अजीब बात है, जैसी ही छुट्टियां पड़ने वाली होती हैं, उनकी दादी रोज फोन करके कहती हैं, जल्दी आ जाओ। लेकिन इस बार एक भी बार फोन नहीं किया। हाँ माँ, क्या दादी हमसे नाराज है? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हम दादी के पास जाएंगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। थोड़ी देर में वह सब दादी के घर पहुंच गए। कामिनी ने अपने घर का दरवाजा खटखटाने लगी। दरवाजा खोलने कोई भी नहीं आया। अरे माँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? क्या वह घर में नहीं है? हमने अपने आने के बारे में नहीं बताया था। नहीं नहीं माँ, दरवाजा बाहर से नहीं बंद है। अगर दादी बाहर गई होती तो ताला पड़ा होता। इसका मतलब वो अंदर ही है। थोड़ी देर में उनकी दादी बाहर आ जाती है। वह कामिनी और उनके बच्चों को देखकर खुश नहीं होती है। अरे माँ, मैं कब से दरवाजा खटखटा रही थी पर आप खोल नहीं रही थी। क्या हुआ? आप सो रही थी? हाँ मैं सो रही थी, तुम लोग ऐसे अचानक कैसे आ गए? हम तो आपको अचानक आकर आपको सरप्राइज देना चाहते थे। अरे ऐसी बात नहीं है, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अब दरवाजे पर ही खड़ा रखोगी या अंदर भी बुलाओगी? इतना कहकर कामिनी और उसके बच्चे अंदर आते हैं। उनकी दादी किसी से कुछ कहे बिना ही अपने कमरे में चली जाती है। माँ, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना वह ऐसा बर्ताव नहीं करती हैं। हाँ रानी बेटा, अब तो मुझे भी लग रहा है। तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। कामिनी अपनी माँ के कमरे में जाती है। देखती है, पूरे कमरे में गंदगी फैली हुई होती है और उसकी माँ बिस्तर में लेटी थी। ये सब क्या है माँ? आप इतना गंदा कमरा नहीं रखती थी, फिर अब अचानक इतनी गंदगी फैला रखी है। अरे ये मेरा घर है, मैं जैसा चाहूँ वैसा रखूँ, तुझे इसे क्या? ये क्या माँ, मैं इतने दिनों में घर आई हूँ, आप मुझे ऐसे कैसे बात कर रही हो? देखो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब तुम यहाँ से जाओ, बाद में आना। माँ, क्या आपने खाना नहीं बनाया है? क्यों आने से पहले बताया था? तेरे लिए 56 भोग बना के रखूं? चल जा यहाँ से, मैंने कुछ नहीं बनाया। कामिनी वहां से चुपचाप चली जाती है। वहां से दुखी होकर चली जाती है। रसोई में जाकर अपने बच्चों के लिए खाना बनाने लगती है। न जाने माँ को क्या हो गया है। पहले तो ऐसा कभी भी बर्ताव नहीं किया मुझसे। अगर उन्हें किसी बात की नाराजगी है तो कहना तो चाहिए। ऐसे नाराज होकर के क्या मिलेगा? ऐसी बातें कर ही रही थी, छोटू और रानी की रोने की आवाज आती है। अरे, ये क्या बच्चे रो क्यों रहे हैं? फिर से आपस में झगड़ा हो गया है। कामिनी भाग के जाती है और देखती है, रानी एक तरफ पड़ी है और रो रही है। छोटू को उसकी दादी ने पकड़ रखा है। माँ, आप यह क्या कर रही हो? कामिनी जाकर छोटू को बचा लेती है। तभी उसकी माँ बोली, तुमने अपने बच्चों को तमीज नहीं सिखाई। मैंने इन्हें साफ साफ कहा था कि मेरे कमरे में मत आना, और उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अरे माँ, ये तो बच्चे ही हैं। उनसे गलती हो गई, उन्हें ऐसे मार क्यों रही हो? तुम मुझसे जवान मत लड़ा। ये मेरा घर है, यहाँ मेरी चलेगी। जो मैं बोलूं वही सबको मानना होगा। किसी ने मेरा कहा नहीं, माना तो उसकी खैर नहीं। इतना कह के कामिनी की माँ गुस्से में चली जाती है और उसके बच्चे देखकर परेशान हो गए। माँ, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। हम वापस अपने घर चले जाते हैं। बच्चों, ऐसा नहीं बोलते दादी। तुम दोनों से बहुत प्यार करती है, तो क्या तुम पर थोड़ा गुस्सा नहीं कर सकती? नहीं माँ, वो हमारी दादी नहीं है। बेटा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम क्या कह रहे हो, जरा ठीक से समझाओ। माम, मैं और रानी खेल रहे थे और खेलते खेलते हमारी बोल दादी के कमरे में चली गई थी। जब हम उसे लेने गए थे तो हमने देखा दादी के कमरे में एकदम अंधेरा था। तब रानी ने कमरे की लाइट जला दी और दादी वहां नहीं थी। क्या फिर कहाँ थी? माँ दादी की जगह एक डरावनी चुड़ैल थी और वह छत की दीवार पर लटक रही थी। फिर वहां से हम दोनों चिल्ला के भागे, लेकिन तभी कमरे से दादी बाहर आ गई और हमें मारने लगी। माँ, हमें पूरा यकीन है कि वह हमारी दादी नहीं है। बच्चों, अगर तुम दोनों सच कह रहे हो तो तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। पास में तुम्हारी कोमल आंटी का घर है, तुम दोनों को वहाँ छोड़ आती हूँ। फिर मैं कोमल आंटी के साथ आकर देखूंगी कि मामला क्या है। ठीक है माम, पर आप अपना ख्याल रखना। कोमल कामिनी की बचपन की दोस्त थी। वह उसके घर के पास ही रहती थी। कामिनी बच्चों को कोमल के घर ले जाती है और उसे सब बता देती है।
क्या बात कर रही हो कामिनी? अगर तुम्हारी माँ के अंदर सचमुच चुड़ैल घुस गई होगी तो हम क्या करेंगे? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कोमल, अब मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं? माँ को जल्दी ही हमें कुछ करना होगा, वरना वह चुड़ैल माँ को नहीं छोड़ेगी। तभी कोमल का पति कामिनी से कहता है, कामिनी, वैसे हम तुम्हारी माँ पर कुछ समय नजर रखनी चाहिए। शायद इससे हमें पता चल जाए वह चुड़ैल तुम्हारी माँ से क्या चाहती है। ऐसे वहां हम सीधे जाएंगे तो चुड़ैल हमें देख लेगी और हमें पता भी नहीं चलेगा वह क्या चाहती है। ठीक है, फिर चलते हैं कोमल। तुझे याद है ना, मेरे घर के पीछे खुफिया दरवाजा है जिससे हम आसानी से घर के अंदर जा सकते हैं और माँ को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, याद है ना, जब भी हम देर तक पार्टी करके इस दरवाजे से अंदर जाती थी ताकि आंटी को पता नहीं चल सके। हाँ, अब जल्दी से चलते हैं। ये समय हंसी मजाक का नहीं है। मुझे माँ की बहुत चिंता हो रही है, उनकी जान खतरे में है। कामिनी और कोमल कामिनी के घर चली जाती है। कामिनी फुसफुसाते हुए कहती है, चलो कोमल माँ के कमरे में चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलो, पर बिल्कुल भी शोर मत करना। हमें चुपचाप जाकर पता करना होगा आखिर वहां हो क्या रहा है। वह दोनों अपनी माँ के कमरे में पहुंचती है, तभी उनको कुछ आवाज सुनाई देती है। एक आवाज काफी डरावनी थी और दूसरी आवाज कामिनी की माँ की थी। तुम्हें तो मेरा शरीर चाहिए था, ना तो ले लो, मगर तुम मेरे बच्चों को नहीं मार सकती। तुम बार बार उन्हें क्यों नुकसान पहुंचा रही हो? आखिर तुम्हें ये करके क्या मिल रहा है? नहीं, अब तो उन्हें भी मारूंगी, पैसे भी। एक बार मुझे तेरा शरीर मिल जाए तो मैं बहुत ताकतवर हो जाऊंगी। बस आज रात तक का इंतजार है। आज रात को ही मेरी मौत हुई थी। आज रात को उसी समय मारूंगी और तेरा शरीर ले लूंगी। फिर मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई चुड़ैल नहीं होगी। जैसे ही कामिनी ये सुनती है, दरवाजा खोल देती है और अपनी माँ को रोक लेती है। नहीं माँ, तुम खुद को नहीं मार सकती हो। हम मिलकर इस चुड़ैल से लड़ेंगे। तुम खुद को कुछ नहीं करना। तू मुझसे लड़ेगी? तेरे जैसी इंसानों को मैं मसल सकती हूँ। चुड़ैल कामिनी को हवा में उड़ा देती है, लेकिन तभी वहां कोमल का पति आ जाता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा था। वह उस डंडी से चुड़ैल को मारने लगता है। थोड़ी ही देर में कोमल का पति इतना मारता है कि वह वहां से भाग जाती है। ऐसा करने से कामिनी और उसकी मां चुड़ैल के चंगुल से छूट जाती है। कोमल, तुम और तुम्हारा पति नहीं होते तो मैं शायद अपनी माँ को खो देती, और यह चुड़ैल तो मुझे और मेरे बच्चों को भी मारना चाहती थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। छोटू और रानी भी अपनी दादी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। यही एक जंगल में कालू बैल अपनी बीवी गोरी गाय और बेटा छोटू के साथ रहता था। कालू बैल एक नंबर का शराबी और अय्यासी था। वो दारू पी के घर में पूरा दिन पड़ा रहता। उसकी इन्हीं हरकतों से गोरी गाय भी परेशान रहती थी। एक दिन गोरी गाय ने कालू बैल से कहा, कालू, अब मुझसे अकेले भोजन नहीं ढूंढा जाता। रोज रोज भोजन लाने जाती हूँ। किसी दिन तुम भी चले जाया करो। मैं बहुत थक जाती हूँ। तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं? गोरी, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तब मैं खाना लेने जाऊंगा। अभी के लिए तुम चली जाओ, देर ना करो, वरना भोजन नहीं मिलेगा और हमें भूखा रहना पड़ेगा। ये सुन के गोरी गाय को बहुत गुस्सा आता है और कालू बैल से कहती है, कालू, तुम्हारी बीमारी के बारे में सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। तुम झूठ बोलते हो और बहाना बना के पूरे दिन पड़े रहते हो। गोरी, तुम्हारी बकबक सुन के मेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के घर, वहाँ आराम करूँगा। ऐसा कह के कालू बैल वहाँ से चला जाता है। गोरी अपने बेटे से कहती है, तेरा बाप तो चला गया, अब मुझे ही खाना लेने जाना होगा। मैं खाना लेने जा रही हूँ, तुम
अपना ख्याल रखना, बाहर नहीं निकलना, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। माँ, गर्मी बढ़ गई है, मुझे बहुत गर्मी लगती है। हमारे घर में पंखा एसी नहीं है। माँ, अपने घर कब पंखा आएगा? आएगा बेटा, जरूर आएगा। मैं जल्द पंखा लेके आऊंगी बेटा। मैंने जो सब्जी उगाई है, जब वो तैयार हो जाएगी तब उसे बेचकर मैं उससे पंखा लाऊंगी। इस तरह एक सप्ताह गुजर जाता है। गौरी की सब्जियां भी तैयार हो जाती हैं। सब्जियों को तोड़कर बेचने निकल जाती है। आलू ले लो, मटर ले लो, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। तभी वहाँ भूरी गाय आती है और कहती है, एक गोभी दे दो, मेरी बेटी पकोड़े खाने की जिद कर रही है। और गौरी बहन, थोड़ी मिर्च डाल दो। और सुनो गौरी बहन, कालू की दोस्ती अजय बैल से ज्यादा ही हो रही है। मैंने कल देखा था, दोनों शराब पी रहे थे। जब मुझे कालू ने देखा तो शराब की बोतल छिपा ली और वहाँ से चला गया। मेरी मानो, उसे थोड़ा समझाओ, वरना वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और आगे चल के तुम्हें ही दिक्कत होगी। हाय भैया, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। भूरी बहन, अच्छा हुआ ये बात तुमने बता दी। घर जाके उस कालू की खबर ले लूंगी। मैं उससे भोजन लाने को कहती हूँ तो कहता है कि मेरी तबीयत खराब है। आज तो मैं उसकी तबीयत ठीक कर दूंगी। गौरी बहन, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरा नाम मत लेना, नहीं तो वो कालू मेरे पीछे पड़ जाएगा। ये कह के भूरी वहाँ से चली जाती है। रात को कालू बैल घर आके सो जाता है। ओ कालू, ऐसे सोने से काम नहीं चलेगा। मुझे पता चल गया है कि तुम अजय के साथ दारू पीते हो। तुम्हारी कोई तबीयत खराब नहीं, तुम बस बहाना बनाते हो काम से बचने के लिए, लेकिन अब नहीं। किसने कहा तुमसे? जरूर उस भूरी ने कहा होगा। उस भूरी को मैं ठीक कर दूंगा। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई तो कालू दूसरों को कहने का क्या फायदा। मुझे तो पहले से ही शक था तुम्हारी बीमारी। तबीयत खराब नहीं, तुम रोज शराब पीने जाते हो। मैं कह नहीं रही थी क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं था। अब वो सबूत भी मिल गया है। कल से तुम भोजन लेने जाओगे और मैं सब्जी बेचने जाऊंगी, ठीक है? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुमको खाना नहीं मिलेगा, फिर भूखे सोना उस अजय दोस्त के साथ। सुन के कालू को गुस्सा आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक सप्ताह गुजर जाता है। एक सप्ताह गुजर गया, आपने अभी तक पंखा नहीं लाया। आपने मुझसे वादा किया था। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बेटा, बस 1-2 दिन की बात है, फिर मैं पंखा जरूर लाऊंगी। मैं तुझे वादा करती हूँ, सब्जी बेच के मैं थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा कर रही हूँ। बस थोड़े से पैसे बचे हैं, फिर मैं तेरे लिए पंखा लाऊंगी। कालू बैल छिपके उन दोनों की बात सुन लेता है। सुबह गौरी के उठने से पहले ही पैसे चुरा के शराब पीने चला जाता है अपने अजय दोस्त के पास। सुबह होने पर गौरी देखती है कि अलमारी से पैसे गायब हैं। हे भगवान, ले गया ना सारे पैसे वो शराबी कालू।
बैल, अब मैं अपने बच्चे के लिए पंखा कैसे लाऊंगी? सारे पैसे शराब में उड़ा देगा। बड़ी मुश्किल से जोड़ के करे थे। अब मैं शराबी कालू के पास एक पल नहीं रुकूंगी। उठो बेटा छोटू, उठो। अब मैं तुम्हारे बाप के साथ नहीं रह सकती। चलो हम दोनों कहीं और रहेंगे। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। गोरी गाय अपने बेटे को साथ घर छोड़ के चली जाती है और रास्ते में भूरी मिलती है और उसे सारी बात बताती है। रानी बहन, तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारा कोई मायका भी नहीं है। ऐसा करो, मेरे घर के पास बहुत सी जमीन पड़ी है, वहीं तुम कच्चे आम की खेती कर लो। कच्चे आम की डिमांड मार्केट में बहुत है। भूरी बहन, तुम्हारी बात 16 आने सच है। मैं ऐसा ही करूंगी। भूरी की बात मानकर भूरी के घर के पास अपना घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगती है। बेटा, आज हमें अपने लकड़ी के घर की मरम्मत करनी है। तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा लकड़ी इकट्ठा करने के लिए। बारिश का मौसम आने वाला है, उससे पहले लकड़ी का घर मजबूत करना होगा। पर पापा, हमें कहाँ जाना है? बेटा, नदी के पास सूखी लकड़ियाँ पड़ी हैं। आज हमें उन्हीं को इकट्ठा करना है और कल से अपने घर की मरम्मत करनी है। ठीक है पापा, और हमें बहुत मजा आएगा और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तभी सोनू बंदर अपने पापा से कहता है, लेकिन पापा, मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है। सारे दिन मैं कैसे काम करूँगा? मुझे तो पहले ही पता था हमारे पास कुछ काम होता है तुम्हारे कान में दर्द होने लगता है। लेकिन तुम जान लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। कल मेरा बचपन था, फिर मेरी जवानी आई, आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे यह सब सपने की तरह लगता है। पता ही नहीं चला इतना समय कब बीत गया। अगर तुम ऐसे ही बहाने बनाते रहे तो अपना जीवन कैसे जियोगे? ये भी तो तुम्हारी बहन है, मेरे साथ सारा दिन काम करती है और मेरी हर तरह से मदद करती है। कोई बात नहीं, अगर रानू ठीक नहीं है, उसके हिस्से का काम भी मैं ही कर लूंगी। मैं इतना अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं। मेरा काम तुम रहने ही दो। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं अपना काम खुद ही कर लूंगा। बस अब लड़ना बंद करो, हम जा रहे हैं। तुम अपने कान का ध्यान रखना, किसी नई शरारत में मत लग जाना। फिर कमल बंदर और उसकी बेटी रानी बंदरिया लकड़ी लाने बाहर चली जाती हैं। इससे पहले मैंने घर की मरम्मत नहीं की है। पापा मुझे बता देना, पापा मुझे बता देना कैसी लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है। रानी बेटा, वो देखो सूखी सूखी लंबी वही लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है। फिर दोनों बाप बेटी लकड़ी इकट्ठा करने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ रानू बंदर सोचता है कि बेइज्जती तो करवा ही ली है। पापा और रानी तो रात को आएंगे, तब तक बाहर घूम आता हूँ। चलो उस बूढ़े खरगोश को परेशान करता हूँ। ये कहकर रानू बंदर बूढ़े खरगोश के घर जाता है। हेलो बूढ़े खरगोश, कैसे हो? अपने बोलने का तरीका देखो, ऐसे बोलते हैं बड़ों को। तुम यही सीख रहे हो? तुम हो ही बदतमीज। खैर छोड़ो, बताओ क्या काम है? बस ऐसे ही, आज मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं, कुछ खाने का दिल कर रहा था, सोचा कि आपकी तरफ कुछ मिल जाए। अगर सच में तुम्हारे पापा बीमार पड़ गए हैं तो ये लो, एक सेब पड़ा है, यही खा लो। फिर रानू बंदर वह सेब खा लेता है
और अपने मन में सोचता है पेट तो भर गया, अब कौन सी शरारत करूं जिससे थोड़ा मजा आ जाए। हाँ, शरारत का सामान तो मेरे सामने ही है। रानू बंदर सामने से एक फूल तोड़ता है और लाल मिर्च मसल मसल कर रानू बंदर खरगोश के पास जाता है। कमल अंकल, धन्यवाद, सेब बहुत अच्छा था। बदले में मैंने सोचा कि मैं आपको फूल गिफ्ट कर देता हूँ। सूंघ कर देखिए, इनमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। फिर बूढ़ा खरगोश फूल में नाक लगा के सूंघने लगता है। जैसे ही लंबी सांस लेता है, मिर्च की जलन से उसकी खांसी शुरू हो जाती है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। मैं शाम को तुम्हारे पापा को तुम्हारी शिकायत के बारे में बताऊंगा। फिर रामू बंदर पूरे दिन जंगल में शरारत करने के बाद अपने घर में जाके सो जाता है। वहाँ सुभाष बंदर लकड़ी लाके घर की मरम्मत करने लगता है। पापा, आप थक गए होंगे, अब रहने दीजिए, ये काम हम कल कर लेंगे। नहीं बेटा, मुझे कैसे भी करके लकड़ी का घर मजबूत करना होगा तुम दोनों के लिए। तुम दोनों बारिश में बेघर ना हो जाओगे, बस मेरे हाथ में थोड़ा सा दर्द है। पापा, मैं आपके हाथ दबा दूंगी। जीती रहो मेरी प्यारी बेटी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारे भाई रानू से बहुत परेशान हूँ। वो तो हर समय कोई ना कोई शरारत करता रहता है और काम के समय कान में दर्द हो जाता है। पता नहीं वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा। ऐसा ना कहो, आप हमेशा हमारे साथ रहोगे। नहीं बेटा, ये तो किस्मत का दस्तूर है, जो आया है वो जाएगा। एक दिन मुझे भी जाना पड़ेगा। चलो जल्दी से घर की मरम्मत करते हैं। कुछ घंटों की मेहनत के बाद अपना लकड़ी का घर बहुत मजबूत कर लेते हैं। फिर सभी खुशी खुशी मिलजुल के रह